गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं रवि कुमार और आज हम पढ़ने जा रहे हैं ध्वनि चैप्टर 12 विज्ञान। हम प्रतिदिन विभिन्न स्रोत जैसे मानवों, पक्षियों, घंटियों, मशीन, वाहनों, टेलीविज़न, रेडियो आदि की ध्वनि को सुनते हैं। ध्वनि जो होती है वो ऊर्जा का ही एक रूप होता है जो हमारे कानों में श्रवण का संवेदन उत्पन्न करती है। ऊर्जा के अन्य रूप भी हैं जैसे यांत्रिक ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा। पिछले अध्यायों में आप यांत्रिक ऊर्जा का अध्ययन तो कर चुके हैं। आपको ऊर्जा संरक्षण के बारे में ज्ञात है। इसके अनुसार आप ऊर्जा को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही उसका विनाश कर सकते हैं। आप इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। जब ताली बजाते तो ध्वनि उत्पन्न होती है। क्या आप अपनी ऊर्जा का उपयोग बिना ध्वनि उत्पन्न कर सकते हैं? ध्वनि उत्पन्न करने के लिए आपने ऊर्जा के किस रूप का उपयोग किया? इस अध्याय में सीखेंगे कि ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है और किसी माध्यम में यह किस प्रकार संचरित होकर हमारे कानों द्वारा ग्रहण की जाती है। एक सौरित्र त्रिभुज लीजिए और इसकी किसी भुजा को एक रबड़ के पैड पर मारकर इसे कंपित कीजिए। इसे अपने कान के समीप लाइए। क्या आप कोई ध्वनि सुन पाते हैं? कंपमान सौरित्र त्रिभुज की एक भुजा को अपनी अंगुली से स्पर्श कीजिए और अपने अनुभवों को मित्रों के साथ बांटिए। अब एक टेबल टेनिस या एक छोटी प्लास्टिक की गेंद को लो और एक धागे की सहायता से उसे किसी आधार से लटका दो। धागे के पहले कंपन ना करते हुए सौरित्र त्रिभुज की एक भुजा से गेंद को स्पर्श करो, फिर कंपन करते हुए सौरित्र त्रिभुज की एक भुजा से गेंद को स्पर्श करो। देखो क्या हुआ। अपने मित्रों के साथ विचार विमर्श कीजिए। एक बीकर या गिलास को ऊपर तक पानी से भरिए। कंपमान सौरित्र त्रिभुज की एक भुजा को चित्र 12.2 में दर्शाए गए अनुसार पानी की सतह से स्पर्श कराइए। अब चित्र 12.3 में दर्शाए गए अनुसार कंपमान सौरित्र त्रिभुज की दोनों भुजाओं को पानी में डुबोइए। देखिए दोनों अवस्थाओं में क्या हुआ। अपने साथियों के साथ विचार विमर्श कीजिए। कंपमान सौरित्र त्रिभुज की एक भुजा पानी की सतह को स्पर्श करते हुए ये दिखाई गई है। उपरोक्त क्रियाकलापों से आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं? क्या आप किसी कंपमान वस्तु के बिना ध्वनि उत्पन्न कर सकते हैं? अब तक वर्णित क्रियाकलापों में हमने सौरित्र त्रिभुज से आघात द्वारा ध्वनि उत्पन्न की। हम विभिन्न वस्तुओं में घर्षण द्वारा खुरच कर, रगड़ कर, वायु फूंककर या उनको हिलाकर ध्वनि उत्पन्न कर सकते हैं। इन क्रियाकलाप में आप क्या कर सकते हैं? हम वस्तु को कंपमान करते हैं और ध्वनि उत्पन्न करते हैं। कंपन का अर्थ होता है किसी वस्तु की तेजी से बार बार इधर उधर गति करना। मनुष्य में वाक ध्वनि उनके वाक तंतुओं के कंपित होने के कारण होती है। जब कोई पक्षी अपने पंख को फड़फड़ाएगा तो क्या आप कोई ध्वनि सुनेंगे? क्या आप जानते हैं कि मक्खी भिनभिनाने को ध्वनि कैसे उत्पन्न करती है? एक खींचे हुए रबड़ के छल्ले को बीच से खींचकर छोड़ने पर यह कंपन करता है और ये ध्वनि उत्पन्न करता है। यदि आपने कभी ऐसा नहीं किया तो इसे कीजिए और तनी हुई रबड़ के छल्ले के कंपनों को देखिए। ठीक है। ध्वनि का संचरण। हम जानते हैं ध्वनि कंपन करती हुई वस्तुओं द्वारा उत्पन्न होती है। द्रव्य या पदार्थ जिससे होकर ध्वनि संचरित होती है उसे हम बोलते हैं माध्यम। तो माध्यम की परिभाषा लिखेंगे। यह ठोस, द्रव या गैस होता है। स्रोत से होकर उत्पन्न ध्वनि सुनने वाले किसी माध्यम से होकर पहुंचती है। जब कोई वस्तु कंपन करेगी तो अपने चारों ओर विद्यमान माध्यम के कणों को कंपन करती है। ये कण कंपमान वस्तु से हमारे कानों तक स्वयं गति नहीं कर सकते। सबसे पहले कंपमान वस्तु के संपर्क में रहने वाले माध्यम के कण अपनी संतुलित अवस्था में विस्थापित होते हैं। ये अपने समीप के कणों पर एक बल लगाएंगे जिसके फलस्वरूप निकटवर्ती कण अपनी विरामावस्था से विस्थापित हो जाएगा। निकटवर्ती कणों को विस्थापित करने के पश्चात प्रारंभिक कण अपनी मूल अवस्थाओं से लौट आएगा। माध्यम में यह प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक कि ध्वनि आपके कानों तक नहीं पहुंच पाती। माध्यम में ध्वनि द्वारा उत्पन्न विक्षोभ माध्यम से होता हुआ संचरित होता है। ठीक है बच्चों। अब क्या होता है कि तरंग एक विक्षोभ है जो किसी माध्यम से होकर गति करता है और माध्यम के कण निकटवर्ती कणों में गति उत्पन्न करते हैं। ये कण इस प्रकार की गति अन्य कणों में उत्पन्न करते हैं। माध्यम के कण स्वयं आगे नहीं बढ़ते लेकिन विक्षोभ आगे बढ़ जाता है। किसी माध्यम में ध्वनि के संचरण के समय ठीक ऐसा ही होता है। इसलिए ध्वनि के तरंगों के रूप में जाना जाता है। तरंगें माध्यम के कणों की गति द्वारा अभिलक्षित की जाती हैं और यांत्रिक तरंगें कहलाती हैं। तो यहाँ से आप क्या करोगे बच्चों? यांत्रिक तरंगों की परिभाषा दे दोगे। क्या कहलाती है? जो तरंगें माध्यम के कणों की गति द्वारा अभिलक्षित होती हैं वो कहलाती हैं यांत्रिक तरंगें। ध्वनि के संचरण के लिए वायु सबसे अधिक सामान्य माध्यम है। जब कोई कंपमान वस्तु
आगे की ओर कंपन करती है तो अपने सामने की वायु को धक्का देकर संपीड़ित करती है। इस प्रकार एक उच्च दाब का क्षेत्र उत्पन्न होता है। इस क्षेत्र को हम बोलते हैं संपीड़न। यह संपीड़न कंपमान वस्तु से दूर आगे की ओर गति करता है। जब कंपमान वस्तु पीछे की ओर उत्पन्न होती है तो एक निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न होता है जिसे विरलन कहते हैं। जब वस्तु कंपन करती है अर्थात आगे और पीछे तेजी से गति करती है तो वायुदेश संपीड़न और विरलन की एक श्रेणी बन जाते हैं। क्या बनती है बच्चों? एक बनेगा संपीड़न और एक विरलन। ठीक है। अब यही संपीड़न और विरलन ध्वनि तरंगें बनाता है जो माध्यम से होकर संचरित होती है। संपीड़न उच्च दाब का क्षेत्र है और विरलन जो होता है वो निम्न दाब का क्षेत्र है। दाब किसी माध्यम से के दिए हुए आयतन के कणों की संख्या से संबंधित होता है। किसी माध्यम में कणों का अधिक घनत्व अधिक दाब की ओर, कम घनत्व कम दाब की ओर दर्शाता है। इस प्रकार ध्वनि का जो संचरण होता है वो परिवर्तन के संचरण के रूप में देखा जा सकता है। किसी माध्यम में ध्वनि द्वारा उत्तम विक्षोभ आपके कानों तक पहुंचता है। कैसे, ये बताइए। ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे। ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है और इसके संचरण के लिए किसी माध्यम जैसे वायु, जल, स्टील आदि की आवश्यकता होती है। यह निर्वात में होकर नहीं चल सकती। इसे निम्न प्रयोग द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। अब क्या होता है? प्रयोग करो। एक विद्युत घंटी ली और एक कांच का वायुरुद्ध बेलजार लिया। विद्युत घंटी को बेलजार में लटकाई और बेलजार को चित्र की भांति एक निर्वात पंप से जोड़ दिया। घड़ी के स्विच को दबाने पर आपको उसकी ध्वनि सुनाई दी। अब निर्वात पंप चलाइए। जब बेलजार को वायु धीरे धीरे बाहर निकलेगी, घंटी की ध्वनि कम होगी, यद्यपि इसमें पहले जैसे विद्युत धारा प्रभावित होगी। अब क्या होगा कि कुछ समय पश्चात जब बेलजार में बहुत कम वायु रह जाएगी तब आपको बहुत धीमी ध्वनि सुनाई पड़ेगी। यदि बेलजार की समस्त वायु निकाल दी जाएगी तो क्या होगा? क्या तब भी आप घंटी की ध्वनि सुन पाएंगे? तो इसमें यह होगा बच्चों कि आपके विद्यालय की घंटी ध्वनि कैसे उत्पन्न करती है। ध्वनि तरंगों को यांत्रिक तरंग क्यों कहते हैं? मान लीजिए कि आप अपने मित्र के साथ चंद्रमा पर गए हैं। क्या अपने मित्र उधर उत्पन्न ध्वनि को सुन पाएंगे? ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे हैं, ये बताना है। एक सिलिंकी ली। अब सिलिंकी को चित्र 12.7a में दर्शाए गए के अनुसार खींचा। अपने मित्र को सिलिंकी को एक तीव्र झटका दिया। आप क्या देखते हैं? यदि आप अपने हाथ से सिलिंकी को लगातार आगे पीछे बारी बारी से धक्का दे तो क्या होता है? सिलिंकी में क्या होती है? अनुदैर्ध्य तरंगें आ जाती हैं। यदि आप सिलिंकों पर एक चिन्ह लगाएं तो आप देखेंगे सिलिंकों पर लगा चिन्ह विक्षोभ के संचरण की दिशा के समानांतर आगे पीछे गति करता है। उन क्षेत्रों को जहाँ सिलिंकी की कुंडली जो होती है पास पास होती है उन्हें क्या बोलते हैं? संपीड़न। और जहाँ पर दूर दूर होती है उन्हें बोलते हैं विरलन। आप जानते हैं कि किसी माध्यम से ध्वनि संपीड़न तथा विरलनों के रूप में संचरित होती है। अब आप किसी सिलिंकी में विक्षोभ के कारण तथा किसी माध्यम में विक्षोभ की तुलना कर सकते हैं। यह अनुदैर्ध्य तरंगें कहलाती हैं। इन तरंगों में माध्यम के कणों का विस्थापन विक्षोभ के संचरण की दिशा के समानांतर होता है और जो कण होते हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति नहीं करते, लेकिन अपनी विराम अवस्था में आगे पीछे वो दोलन करते रहते हैं। ठीक इसी प्रकार से ध्वनि तरंगें संचरित होती हैं। अतएव ध्वनि तरंगें अनुदैर्ध्य तरंगें हैं। यदि आप सिलिंकी के अपने हाथ में पकड़े गए सिरे को आगे पीछे धक्का न देकर बाएं दाएं हिलाएं तब भी आपको सिलिंकी में उत्पन्न तरंगें दिखाई पड़ेंगी। इस तरंगों में कण तरंगे की दिशा में कंपन नहीं करते, लेकिन तरंग के चलने की दिशा के लंबवत अपनी विराम अवस्था के ऊपर नीचे कंपन करते हैं। इस प्रकार की तरंग को अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं और इस प्रकार अनुप्रस्थ तरंग वह तरंग है जिसके माध्यम के कण अपनी माध्य स्थितियों पर तरंगों के संचरण की दिशा के लंबवत गति करते हैं। अब क्या होता है कि किसी तालाब में पत्थर का टुकड़ा फेंकने पर जल की सतह पर दिखाई देने वाली तरंग अनुप्रस्थ तरंगें एक उदाहरण है। ठीक है। किंतु प्रकाश में दोलन माध्यम के कणों या उनके दाब या घनत्व के प्रकाश नहीं होते। प्रकाश तरंगें यांत्रिक तरंगें हैं। आप अनुप्रस्थ तरंगों के बारे में अधिक जानकारी बड़ी कक्षाओं में प्राप्त करेंगे। ध्वनि तरंगों के अभिलक्षण क्या होते हैं? किसी ध्वनि तरंगों के निम्नलिखित अभिलक्षण होते हैं। आवृत्ति, आयाम और वेग। ध्वनि तरंग का ग्राफीय रूप में दिखाया गया है चित्र में, जो प्रदर्शित करता है कि जब ध्वनि तरंगें
किसी माध्यम में गति करती हैं तथा दाब गति करती हैं जो ध्वनि तरंग किसी माध्यम में तो घनत्व दाब में परिवर्तन होता है। किसी निश्चित समय पर माध्यम का घनत्व तथा दाब दोनों ही उनके औसत मान से ऊपर या नीचे दूरी के साथ परिवर्तित होता है। 12.A और बी में जब ध्वनि तरंगें माध्यम में संचरित होती है तो तरंगे तथा दाब में क्या उतार चढ़ाव होता है। वो कहता है कि संपीड़न वह क्षेत्र है जहाँ कण पास पास आ जाते हैं। इन्हें वक्र के ऊपरी भाग में दिखाया गया है। शिखर अधिकतम संपीड़न के क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। इस प्रकार संपीड़न वह क्षेत्र है जहाँ घनत्व तथा दाब दोनों ही अधिक होते हैं। विरलन निम्न दाब के क्षेत्र हैं जहाँ कण दूर दूर हो जाते हैं और उन्हें घाटी से प्रदर्शित करते हैं। इन्हें वक्र के निम्न भाग से दर्शाया गया है। शिखर को तरंग का स्रक और घाटी का गर्त कहा जाता है। दो क्रमागत संपीड़न अथवा दो क्रमागत विरलनों के बीच की दूरी तरंगदैर्घ्य कहलाती है। तरंगदैर्घ्य को साधारणतः लैम्डा से निरूपित किया जाता है। इसका ऐसा मात्रक होता है मीटर। हेनरिच रुडोल्फ हर्ट्ज का जन्म 22 फरवरी 1857 को हैम्बर्ग जर्मनी में हुआ और उनकी शिक्षा बर्लिन विश्वविद्यालय में हुई। उन्होंने जैसी मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय सिद्धांतों की प्रयोगों द्वारा पुष्टि की। उन्होंने रेडियो, टेलीफोन, टेलीग्राफ तथा टेलीविजन के भविष्य में विकास की नींव रखी। उन्होंने प्रकाश विद्युत की भी खोज की उन्होंने विकास विद्युत प्रभाव की भी खोज की, जिसके बाद में अल्बर्ट आइंस्टीन ने व्याख्या की। आवृत्ति के ऐसा ही मात्रक का नाम उनके सम्मान में रखा गया। ठीक है बच्चों, ये दिखाया गया है जैसे घनत्व विभिन्नता है, दाब विभिन्नता है और आपका आवृत्ति से हमें ज्ञात होता है कि कोई घटना कितनी जल्दी जल्दी घटित होती है। मान लीजिए आप किसी ढोल को पीट पीट कर बजा रहे हो और आप ढोल को 1 सेकंड में जितनी बार पीटते हैं वह आपके द्वारा ढोल को पीटने की आवृत्ति है। हम जानते हैं कि जब ध्वनि किसी माध्यम में संचरित होती है तो माध्यम का घनत्व किसी अधिकतम अथवा न्यूनतम मान के बीच बदलता है। घनत्व जो होता है अधिकतम मान से न्यूनतम मान तक परिवर्तन और पुनः अधिकतम मान तक आने पर एक दोलन पूरा होता है, मतलब अधिकतम से न्यूनतम और फिर अधिकतम पे आने पर। अब क्या होता है, एकांक समय में इन दोलनों की कुल संख्या ध्वनि तरंग की आवृत्ति कहलाती है। तो आवृत्ति की परिभाषा आप यहाँ से ले लोगे, एकांक समय में दोलनों की कुल संख्या को ध्वनि तरंगों की आवृत्ति बोलते हैं। यदि हम प्रति एकांक समय में अपने पास से गुजरने वाले संपीड़न तथा विरलनों की संख्या की गणना करें तो क्या होगा, तो हमको ध्वनि तरंगों की आवृत्ति ज्ञात हो जाएगी। इसे सामान्यतः आप क्या बोलोगे बच्चों, वी से, ग्रीक अक्षर न्यूज से प्रदर्शित करोगे और इसका मात्रक हर्ट्ज होता है। दो क्रमागत संपीड़न या दो क्रमागत विरलनों को किसी निश्चित बिंदु से गुजरने में लगे समय को तरंग का क्या बोलते हैं, आवर्तकाल। तो आवर्तकाल की परिभाषा आप मुझे यहाँ से लिख के दोगे कि दो क्रमागत संपीड़न या दो क्रमागत विरलनों की किसी निश्चित बिंदु से गुजरने में लगा समय तरंग का क्या कहलाता है बच्चों, आवर्तकाल। और आप कह सकते हैं कि एक संपूर्ण दोलन में लिया गया समय ध्वनि तरंग का क्या कहलाता है बच्चों, आवर्तकाल। और इसे टी अक्षर से निरूपित करते हैं बच्चों। इसका ऐसा ही मात्रक सेकंड होता है और आवृत्ति और आवर्तकाल के बीच संबंध को निम्न प्रकार व्यक्त किया जाता है। v बराबर होता है 1/t। ठीक है, इस प्रकार एक उच्च तारक की ध्वनि से हमें यह ज्ञात होता है कि किसी बिंदु से एकांक समय में संपीड़न तथा विरलन की अधिक संख्या गुजरती है। अब आप क्या है, किसी ऑर्केस्ट्रा में गए, वायलिन तथा बांसुरी एक ही समय में बजाई जाती है। दोनों ध्वनि एक ही माध्यम में चलती हैं और हमारे कानों तक एक ही समय में पहुंचती हैं। दोनों ही स्रोतों की ध्वनि एक ही चाल से चलती हैं, लेकिन जो ध्वनि हम ग्रहण करते हैं वे भिन्न भिन्न हैं। ऐसा ध्वनि से जुड़े विभिन्न अभिलक्षणों के कारण है। तारत्व क्या होता है, इसमें एक अभिलक्षण होता है। किसी उत्सर्जित ध्वनि की आवृत्ति को मस्तक किस प्रकार अनुभव करता है उसे तारकत्व कहते हैं। किसी स्रोत का कंपन जितनी शीघ्रता से होता है आवृत्ति उतनी अधिक होती है और उसका तारत्व भी अधिक होता है। इस प्रकार जिस ध्वनि का तारत्व कम होता है उसकी आवृत्ति भी बच्चों क्या होती है, कम होती है। विभिन्न आकार और आकृति की वस्तुएं विभिन्न आकृतियों के साथ कंपन करती हैं और विभिन्न तारत्व की ध्वनियाँ उत्पन्न करती हैं। जैसे ये निम्न तारत्व की ध्वनि है,
ये मृदु ध्वनि उत्पन्न करेगी, ये उच्च तारक की ध्वनि उत्पन्न करेगी और ये बहुत तेज ध्वनि उत्पन्न करेगी। किसी माध्यम में मूल स्थिति के दोनों ओर अधिकतम विक्षोभ को तरंग का आयाम कहते हैं। तो बच्चों, तरंग का आयाम की परिभाषा आपको देनी है कि किसी माध्यम में मूल स्थिति के दोनों ओर अधिकतम विक्षोभ तरंग का आयाम, इसे हम ए से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ध्वनि के लिए इसका मात्रक होता है दाब या घनत्व का मात्रक होगा। ध्वनि की प्रबलता अथवा मृदुलता मूलतः इसके आयाम से ज्ञात की जाती हैं। यदि हम किसी मेज पर धीरे से चोट मारें तो हमें एक मृदु ध्वनि सुनाई देगी, क्योंकि हम कम ऊर्जा की ध्वनि तरंग उत्पन्न करते हैं। और यदि हम मेज पर जोर से चोट मारें तो प्रबल ध्वनि सुनाई देगी। क्या आप बता सकते हो, उत्पादक स्रोत से निकलने के पश्चात ध्वनि तरंग फैल जाती हैं। स्रोत से दूर जाने पर इनका जो आयाम होता है और प्रबलता दोनों ही वो कम हो जाती हैं। प्रबल ध्वनि अधिक दूरी तक चल सकती है क्योंकि वह अधिक ऊर्जा से संबंध है और समान आवृत्ति की प्रबल तथा मृदु ध्वनि आकृति प्रदर्शित की गई हैं। जैसे ध्वनि की यह गुणता जो होती है वह अभिलक्षण होती है, जो हमें समान तारत्व अथवा प्रबलता को दो ध्वनियों में अंतर करने में सहायता करती है। एकल आवृत्ति की ध्वनि को टोन बोलते हैं। अनेक आवृत्ति के मिश्रण में उत्पन्न ध्वनि को स्वर बोलते हैं। यदि एकल आवृत्ति की ध्वनि होगी तो उसे बोलेंगे टोन। ठीक है, केवल एक आवृत्ति हो, जैसे ए, तो ये हो गया टोन में हो गया। अनेक आवृत्तियों के मिश्रण से उत्पन्न ध्वनि को क्या बोलेंगे? स्वर। और यह सुनने में सुखद लगेगी। शोर जो होता है वो कर्णप्रिय नहीं होता, जबकि संगीत सुनने में सुखद होता है। अब शोर मच रहा हो तो हमारे कानों में क्या हो जाती है? हमें दर्द होने लगता है, हम कहते हैं चुप हो जाओ। जबकि जो संगीत होता है, अगर हम कोई गाना सुनते हैं अच्छा सा तो वो हमें अच्छा लगता है। अब क्या होता है, ये दो क्वेश्चन आपको करने हैं कि तरंग का कौन सा गुण निम्नलिखित निर्धारित करता है? प्रबलता और तारत्व। अनुमान लगाइए कि निम्न में से किस ध्वनि का तारत्व अधिक होगा, या तो गिटार का या कार के हॉर्न का। देखो, तरंग के किसी बिंदु जैसे एक संपीड़न या एक विरलन एकांक समय में तय की गई दूरी क्या कहलाएगी? तरंग का वेग। तो वेग हो गई दूरी अपॉन समय। लैम्डा दूरी होती है यहाँ पर, और टी कैपिटल टी से समय को प्रदर्शित करते हैं। तो लैम्डा बराबर लिख सकते हैं 1/t। लैम्डा जो होती है वो ध्वनि की तरंग दैर्घ्य होती है। ये तरंग द्वारा एक आवर्तकाल में चली गई दूरी के बराबर होती है। क्या होता है कि v बराबर हो गया लैम्डा v, तो वेग बराबर होगा तरंग दैर्घ्य गुणा आवृत्ति। इस तरीके से आप न्यूमेरिकल निकाल सकते हो। अब एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति कितनी दे रखी है यहाँ पर? 2 किलो हर्ट्ज, और उसकी तरंग दैर्घ्य 35 सेंटीमीटर दे रखी है। तो ये 1.5 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लेगी? तो यहाँ पर जो दिया गया है वो है आवृत्ति 2 किलो हर्ट्ज, यानी हम इसे 2000 हर्ट्ज लिख सकते हैं, और तरंग दैर्घ्य 35 सेंटीमीटर। इसे आप क्या करोगे? 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो आप इसे 100 से डिवाइड कर दोगे क्योंकि मीटर में लाना है। हम जानते हैं कि जो वेग होता है वो होता है तरंग दैर्घ्य गुणा आवृत्ति। 0.35 जो है वो आपका तरंग दैर्घ्य और आवृत्ति है 2000। तो जब इसे आप मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर आप पॉइंट लगाओगे और हटाओगे और 2 जीरो लगा दोगे, तो 2 जीरो से 2 जीरो तो 700 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। जय माता दी, धन्यवाद।